एक व्यक्ति जो कि 11 साल से जेल में बंद था, एक दिन वो जज को लेटर लिखता है, जज साहब मुझे कुछ दिनों की पैरोल दे दी जाए क्योंकि मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। यहाँ पर रहते हुए सालों बीत चुके हैं, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। लेकिन जज के पास जब ये लेटर पहुँचता है तो जज भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस मुजरिम को पैरोल दी जाए या नहीं, क्योंकि उसका जुर्म था ही कुछ ऐसा भयानक। और उसके बाद ये केस जब अखबार की सुर्खियों में आया तो फिर सबको वही मंजर याद आ गया जो कि पहले बीत चुका था, जो कि इस मुजरिम ने किया था। वो केस सबकी ज़बान पर फिर से आ गया। कौन था वो मुजरिम, क्या था उसका जुर्म, जिसे सुनकर अदालत भी मजबूर हो गई ये सोचने पर कि ऐसे मुजरिम की अपील को पूरा किया जाए या नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज का ये केस है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून का ही एक इलाका लगता है प्रकाश नगर। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजेश गुलाटी। ये राजेश गुलाटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी पत्नी 57 दिनों से लापता थी। अब उसके 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे, जो कि स्कूल जाया करते थे। वो बहुत परेशान था कि वो आखिर करे तो क्या करे। पत्नी घर से नाराज़ होकर चली गई है। अभी बच्चों को स्कूल भेजे या खुद ऑफिस जाए या क्या करे। ज़िंदगी बहुत ही बदहाल सी गुजर रही थी। कभी वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता था, कभी सास ससुर को कि मम्मी पापा मैं क्या करूं, आपकी बेटी आने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं कब आएगी, वो हमसे रूठ कर कहाँ पर चली गई है। यही सब बातें जब साला सुनता है, यानी राजेश गुलाटी का जो साला होता है उसका नाम है SK चौधरी, तो वो बहुत परेशान होता है और दिल्ली से डायरेक्ट उत्तराखंड अपने बहनोई के घर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद बहनोई से कहता है कि बहन को लापता हुए इतने दिन बीत चुके हैं, आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, चलो आज हम दोनों थाने चलते हैं और उनकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पहले बहनोई कहता है नहीं, वो हमसे रूठ कर ही कहीं चली गई है, आ जाएगी कुछ ही दिनों में। तब साला जोर देता है नहीं, हमें रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, आप अभी मेरे साथ चलो। बोलता है ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। बहनोई नहाने के लिए, यानी जो राजेश गुलाटी था वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन जैसे वो बाथरूम में जाता है तो SK चौधरी के पास उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसकी बहन के नंबर से, जिसमें लिखा होता है कि भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगी अब। जिससे देखकर वो बहुत हैरत में हो जाता है। राजेश गुलाटी जब नहाकर बाहर निकलता है तब ये SK चौधरी उसका साला इसको मैसेज दिखाता है कि देखो दीदी का ये मैसेज आया है। तो बहनोई बोलता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, वो कहीं हम सबसे नाराज़ होकर चली गई है, तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगी, हम कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा रहे हैं। तब साला बोलता है नहीं, अब तो हमें और भी जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि 57 दिनों में उन्होंने कभी भी कांटेक्ट नहीं किया और आज अचानक से ये मैसेज, और अभी उनका नंबर लग भी नहीं रहा। इसके बाद साले बहनोई दोनों ही पास की चौकी में पुलिस करने चले जाते हैं। उनको सारी बात बताते हैं कि 57 दिनों से हमारी बहन लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है, और आज जब हम यहाँ आने की बात कर रहे थे तब हमारे पास ये मैसेज आया और अभी भी उसका नंबर नहीं लग रहा है। पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप लोग जाइए, हम इसकी तहकीकात करेंगे। ये दोनों साले बहनों घर आ जाते हैं, बच्चों से खेल कूद में लग जाते हैं। लेकिन 2-3 घंटे के बाद ही पुलिस उनके घर पर आ जाती है इंक्वायरी के लिए। ये 5 ऑफिसर होते हैं जिसमें SHO भी शामिल रहते हैं। ये आते हैं, आकर जो लड़की होती है उसका नाम होता है पूनम गुलाटी। पूनम गुलाटी की ये तस्वीर देखते हैं जो दुल्हन बनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, ज़्यादा अरसा नहीं बीता था। पूछते हैं कि कैसे झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, सारी वो बात पूछते हैं पति से, भाई से। उसके बाद ये जब जाने लगते हैं तभी उसमें से एक पुलिस ऑफिसर की जो नज़र होती है वो एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है। एक बड़ा सा डीप फ्रीजर रखा होता है। डीप फ्रीजर जो होते हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रखने के लिए दुकानदार अपनी दुकानों पर रखते हैं। नॉर्मली घरों में वो नहीं देखने को मिलता, घरों में जो फ्रिज है वो यूज़ होते हैं। तब पूछा जाता है कि डीप फ्रीजर आपने घर पे क्यों रखा हुआ है, तो बोलता है कुछ नहीं, ऐसी बस में ले आया था। बोले अच्छा ले तो आया था, लेकिन ये नया सा भी लग रहा है और इसमें ताला भी है, ताला क्यों है। तब राजेश चौधरी बोलता है कि ताला पूनम ने इसमें लगाया था, इसकी चाबी कहाँ है मुझे नहीं पता, उसने ही रख दिया था ताला लगाकर। जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है, मजबूर करती है, तब राजेश चौधरी को चाबी लाकर देनी पड़ती है पुलिस को। पुलिस जब ताला खोलती है तो उसके अंदर ब्लैक कलर की पॉलीथीन रखी होती हैं। 2-2.5 किलो की एक पॉलीथीन रही होगी। वो पॉलीथीन को निकालते हैं, तब चेक किया जाता है उसमें मीट होता है। तो मीट खाने का तो शौक होता ही है काफ़ी लोगों को, इसलिए वो इग्नोर करते हैं। दूसरी थैली निकालते हैं, उसमें भी मीट होता है। तीसरी पॉलीथीन जब निकाली जाती है तब
क्योंकि जो पॉलीथीन थी उसमें बहुत ही बर्फ़ जमा हुआ था, जो मीट था वो पूरी तरह से कवर्ड हो चुका था बर्फ़ में। फिर बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार किया जाता है। जब बर्फ़ अच्छे से पिघल जाती है तब देखा जाता है कि उसमें कटा हुआ हाथ है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी थर थर काँपने लगते हैं। और जो एसके चौधरी होता है, भाई होता है पूनम का, वो भी काँप उठता है कि उसके अंदर हाथ है, जिसे देखकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर सारी पॉलीथीन निकाली जाती हैं। 35 उसमें पॉलीथीन निकलती हैं, जिसमें जिस्म के अलग अलग पार्ट्स कटे हुए थे। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो फिरिश खाने बैठ कर रोने लगता है और रोता हुआ बताता है कि ये पूनम है, जिसे सुनकर मानो उन सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि पूनम है और इतने टुकड़े इसके किए गए हैं। तब वो पूरी अपनी कहानी बताता है। कहानी कुछ इस प्रकार थी। 1999 में दिल्ली के कॉलेज में ये राजेश और पूनम दोनों ही पढ़ाई किया करते थे, MCA कर रहे थे। तभी इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद, क्योंकि इन घर वाले जो इन दोनों के होते हैं वो इस शादी के खिलाफ रहते हैं, इसलिए ये लोग अपने आप से शादी करके विदेश यानी अमेरिका की वीज़ा लगाकर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ही पूनम के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। बच्चों को वहाँ पे पालना बहुत ही उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये वापस इंडिया आने का फ़ैसला करते हैं। इंडिया वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद इंडिया में पूनम अपने माँ के घर रहने लगती है देहरादून में, और ये जो राजेश होते हैं ये अपनी जॉब सर्च करने लगते हैं। इनको एक बहुत ही अच्छी कोलकाता में जॉब लग जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ये वहाँ पर सेटल हो जाता है। लेकिन वहीं पर पास में एक और महिला रहती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, जिससे इन राजेश चौधरी को दोबारा से प्यार हो जाता है, जिसकी भनक पूनम गुलाटी को लग जाती है। और ये कोलकाता पहुंच जाती है, जहां पर मियाँ बीवी में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं। झगड़े इतना होते हैं कि बात पुलिस तक पहुंच जाती है। जो पूनम होती है ये अपने पति पर केस कर देती है। अदालत फैसला सुनाती है कि ये अपने बच्चों से, पत्नी से कोई ताल्लुकात नहीं रखेगा और हर महीने 20,000 रुपये बच्चों के पालन पोषण के लिए पूनम को दिया करेगा, जिस पे राज़ी हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में ही हस्बैंड वाइफ में समझौता होता है। समझौता होने के बाद ये सोचते हैं कि जो हुआ उसको भूला जाए और एक नई ज़िंदगी नए तरीके से हम दोबारा से शुरू करते हैं, उसी प्यार मोहब्बत के साथ। इसके बाद ये कोलकाता से देहरादून आ जाते हैं और वहाँ पर प्रकाश नगर कॉलोनी में ये आकर रहने लगते हैं। लेकिन जो पूनम होती है उसके जो शक का कीड़ा होता है वो दिमाग से नहीं निकलता। ये अपने पति पर शक करती रहती है, जिसको लेकर आए दिन इनमें झगड़े होते रहते हैं। अब दिन आता है 17 अक्टूबर 2010 का। उस दिन बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं। बच्चे सो रहे होते हैं रूम में। इन लोगों में इतने झगड़े होते हैं कि मार पिटाई की नौबत आ जाती है। एक दूसरे को मारने पर ये उतारू हो जाते हैं। तभी जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी को धक्का देता है और धक्का खाकर उसकी पत्नी का जो सर होता है वो बेड पर जाकर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। आधे घंटे तक पत्नी बेहोश रहती है। अब राजेश को टेंशन होती है कि पहले ही मुझ पे केस कर चुकी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि दोबारा केस कर दे और मुझे प्रॉब्लम हो। तब यह अपनी बीवी को मारने का प्लान करता है। ये उसको मारने ही जाता है कि वो अचानक उठ जाती है और चीखें मारने लगती है। तभी पास में जो कॉटन होती है, रुई, यह अपनी पत्नी के मुंह में भर देता है, जिससे उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद ये अपनी पत्नी को भारी वस्तु से मार देता है। मारने के बाद अब इसको समझ में नहीं आता कि ये आखिर इस लाश का क्या करे, इसको कैसे ठिकाना लगाए। बच्चे पास के जो कमरा होता है उसमें सो रहे होते हैं। तभी ये जो कमरे में टच वाला बाथरूम होता है उस वाले बाथरूम में अपनी पत्नी की लाश को ले जाता है और वहाँ रख देता है। रखने के बाद फिर इसके दिमाग में लाश को ठिकाने लगाने का एक आइडिया आता है, और आइडिया इतना भयानक होता है जिसे आम इंसान सोच भी नहीं सकता। राजेश चौधरी बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद एक डीप फ्रीजर लाता है। फिर दोबारा बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद एक लकड़ी काटने वाली मशीन लाता है। फिर से बाज़ार जाता है। फिर बाज़ार जाने के बाद आरी लाता है। ये बार बार बाज़ार जाता है और एक एक सामान लाता है, ताकि अलग अलग दुकानों से सामान लाए, जिसकी वजह से इस पर कोई शक नहीं कर सके। इसी तरह से पॉलीथीन लाता है। जब सारी चीज़ें जो याद आती रहती हैं इसे लाता रहता है। लाने के बाद अपनी पत्नी के लाश की 72 टुकड़े करता है। 72 टुकड़े करके उनको 72 पॉलीथीन में पैक करने के बाद इस फ्रिज में वो रख देता है। सबसे पहले क्योंकि जब ये फ्रीजर लाया था, फ्रीजर में लाश रख दी थी। अब उसके बाद जैसे जैसे ये सामान लाता रहा उसके टुकड़े करता रहा और फ्रीजर में वो पॉलीथीन में करता रहा। सबसे पहले उन्होंने पत्नी के पैर काटे, फिर हाथ काटे, फिर जिस्म के और हिस्से काटे। यानी कि सोच कर ही डर लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की इतनी बेरहमी से कैसे हत्या कर सकता है, उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कैसे बना सकता है। और यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी के साथ, जो इतनी मोहब्बत करने वाला पति था, वो पत्नी के साथ कर रहा था और उसको बिल्कुल भी रहम नहीं आया। जब सारे टुकड़े फ्रिज में रख देता है, उसके बाद जब
इसके बच्चों की छुट्टी होती है, इसकी छुट्टी होती है ऑफिस की, ये घूमने के लिए देहरादून या मसूरी आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाता है, 1-2 पॉलीथीन साथ में ले जाता है और पहाड़ियों से नीचे को फेंक देता है। इसी तरह से 72 पॉलीथीन में से सिर्फ 35 ही बाकी बची थी, बाकी वो बहा चुका था, यानी फेंक चुका था बाहर। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये पूरा इलाज ठिकाने ही नहीं लग पाएगी कि उसका पर्दाफाश हो जाएगा। 57 दिन में ये सिर्फ 72 में से 37 पॉलीथीन ही फेंक पाया था और 35 अभी बाकी थी। लेकिन वो पूरी लाश ही ठिकाने लगा था, इससे पहले ही उसका पर्दाफाश हो गया, जिसके बारे में उन्होंने अंदाज़ा भी नहीं किया था कि मेरा पर्दा भी फाश हो सकता है। यहाँ पर शक हुआ था उसके साले को, क्योंकि साले को ये शक था कि 57 दिन से इसकी बहन ने कोई कांटेक्ट नहीं किया और जब ही इसने जाने की बात की पुलिस स्टेशन, फ़ौरन ही इसके पास मैसेज आ गया, क्योंकि इसके बारे में कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसीलिए उसने पुलिस को इशारा दिया था कि कहीं हो ना हो मेरे बहनों का इसमें कुछ हाथ है, आप घर की तलाशी कीजिए। और जो डीप फ्रीजर था उस पर भी साले को भी शक था और पुलिस को भी देखकर शक हुआ कि ये आखिर घर में क्या कर रहा है, जिसका परिणाम ये निकला कि पूनम की लाश उस फ्रीजर के अंदर ही बरामद की गई। लेकिन यहाँ पर गलती रही घर वालों की। घर वाले अगर 57 दिन तक इंतज़ार नहीं करते, पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते, शायद उनको अपनी बेटी अगर ज़िंदा भी नहीं मिलती तो पूरा शरीर तो मिल पाता जिसका वो अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकते हैं। अभी उनको पूरा शरीर भी नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी सारे टुकड़े वो लाश के फेंक चुका था इधर उधर, जिसको बरामद नहीं किया जा सका। जज ने जब ये केस देखा तो जज ने भी अपील को रिजेक्ट कर दिया पैरोल की, और जज ने हुक्म दिया कि इस मुजरिम को जब तक कि इसकी सांसें नहीं रुक जाती उम्र कैद जेल में ही रहना पड़ेगा और 20 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी डाला गया। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है तो उसका डिवोर्स ले सकते हैं, अलग रह सकते हैं। सिर्फ मारना ही हर समस्या का हल नहीं होता। यहाँ पर राजेश ने अपनी पत्नी की तो ज़िंदगी छीन ही ली, साथ में अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर दी और अपने जो बच्चे उसके बेसहारा मासूम रहे थे, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनको भी बिना माँ बाप का कर दिया। वो भी आज बिना माँ बाप की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर होंगे आपके सामने हाजिर जुर्म की एक और नई दास्तान को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद।